हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। सो दोस्तों, आज मैं वो टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड थी। टॉपिक का नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। लेकिन इससे पहले कि मैं ये टॉपिक शुरू करूँ, हमारा जो दूसरा चैनल है किरण's कॉमर्स जोन, आप उसको भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितने भी MCQs हैं मैं वहाँ पे आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें उसको, ताकि जो MCQs की प्रैक्टिस है उनकी हो सके किरण's कॉमर्स जोन पे। और दूसरा, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर, और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये टॉपिक शुरू करूँ, एक टॉपिक मैंने आपको करवाया था कैश बुक, जिसमें हमने सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम कैश बुक के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा मैं उसको आपको बता दूं, क्योंकि उसका जो रिलेशन है इस चैप्टर से है, थोड़ा सा लिंक है इस चैप्टर से। तो थोड़ा सा पहले उस पर हम एक ओवरव्यू लेंगे। आपको याद होगा, फ़िलहाल मैं डबल कॉलम कैश बुक ही बना रहा हूं, क्योंकि मुझे ट्रिपल कॉलम नहीं चाहिए। इनफैक्ट मुझे कैश और बैंक दो कॉलम है, मुझे तो कैश कॉलम भी नहीं चाहिए। चलो थोड़ी देर के लिए मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों, इस तरह से हम कैश बुक बनाते थे। इसमें क्या था कि जितनी हमारी रिसिप्ट्स थी, चाहे वो कैश में हैं चाहे वो चेक के फॉर्म में है, हम इस तरफ लिखते थे। कैश की कोई रिसिप्ट है तो कैश कॉलम में लिखते थे, अगर कोई रिसिप्ट हमें चेक से हुई है तो बैंक कॉलम में लिख देते थे। इसी तरह कोई पेमेंट अगर हम कैश में कर रहे हैं तो कैश कॉलम में लिखते थे, और चेक से कर रहे हैं तो बैंक कॉलम में लिखते थे। दोस्तों, आपको पता होगा कि ये कैश बुक हम क्यों बनाते हैं। अगर नहीं पता तो बता दूं। एक तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास कैश कितना पड़ा हुआ है। दूसरा, बैंक में हमारे पास कितना कैश है वो भी इसी से पता चल जाएगा, क्योंकि बिज़नेस में हम कुछ कैश अपने पास रखते हैं और बाकी कैश हम बैंक में भी जमा करवा देते हैं। तो बैंक में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है ये हमें कैश बुक से पता चल जाता है। अब आपको याद होगा कि हम क्या करते थे, इसमें जितनी भी रिसिप्ट्स थी चाहे कैश की, वो इस तरफ लिखते थे। सपोज करो कि मैंने सेल की और मुझे 2 लाख रुपए का चेक मिला, ठीक है, या मेरी टोटल 2 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हुई रिसिप्ट साइड में, बैंक कॉलम में। और यहाँ पे मान लो मैंने कोई परचेज़ की, सपोज करो मैंने परचेज़ की 50,000 की, या हम ये मान के चल लेते हैं कि मेरा बैंक का टोटल जो है वो 2 लाख रुपया शो कर रहा है रिसिप्ट साइड का। तो अगर मुझे 2 लाख रुपया रिसिप्ट हुई और 50,000 की मैंने पेमेंट कर दी, तो मेरे पास कितना बैलेंस होना चाहिए बैंक में? तो आप इजीली कह सकते हो कि सर बैलेंस होना चाहिए 1,50,000। तो मेरा बैंक में ये बैलेंस होना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मेरी जो कैश बुक है उसका जो बैंक कॉलम है वो तो मुझे बता रहा है कि बैंक में मेरा 1,50,000 होना चाहिए, लेकिन बैंक में होता कुछ और ही है। हो सकता है बैंक में 1,40,000 हो सकता है बैंक में 1,60,000 हो, इससे कम या ज़्यादा हो। अगर बैंक का बैलेंस इसके बराबर है फिर तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर बैंक का बैलेंस मेरे इस बैलेंस से, कैश बुक के बैलेंस से मैच नहीं करता, तो इट मीन्स कुछ गड़बड़ हुई है। क्योंकि देखिए, हम जो रिकॉर्ड रखते हैं कोई भी ट्रांजैक्शन का, एक तो हम अपने पास रखते हैं कैश बुक में, दूसरा हमारा रिकॉर्ड बैंक भी रखता है। लेकिन बैंक की क्या होती है? पासबुक या बैंक की स्टेटमेंट होती है, जिसमें हमारा सारा रिकॉर्ड रहता है कि कब कब हमने कितना पैसा जमा करवाया और कब कब कितना निकाला। तो जितना हम बैंक में जमा करवाएंगे उतना बैंक हमारा बैलेंस शो करेगा, और जितना हम पैसा निकालेंगे उतना बैलेंस वहाँ से भी डिडक्ट हो जाएगा। हम कैश से भी डिडक्ट कर लेते हैं कि इतना बैलेंस हमारा निकल गया। तो अल्टीमेटली क्या है, इन शॉर्ट, कि हमारी जो कैश बुक है उसमें जो बैंक कॉलम है वो हमें ये दिखाता है कि बैंक में हमारे पास कितना बैलेंस है। लेकिन कई वजह से वो बैलेंस हमारा मिसमैच हो जाता है। पासबुक का बैलेंस कुछ और है और हमारा कैश बुक का बैलेंस कुछ और दिखाता है। तो उस बैलेंस को हमें फिर मिलाना है, हमें देखना है कि कहाँ हमसे गलती हुई है, किसकी वजह से हमारे बैलेंसेस जो हैं मैच नहीं हो रहे, क्योंकि ये दोनों बैलेंसेस मैच होना ज़रूरी है। तो फिर हम क्या करते हैं कि एक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। इसको बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। क्यों बनाते हैं कि वो इसलिए बनाई जाती है कि जो भी कारण रहा है मिसमैच का, जिसकी वजह से कुछ एरर्स आए हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कैश का बैलेंस बैंक की पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं कर रहा, हम उन एरर्स को ढूंढें और उनको रेक्टिफाई करें। तो उसके लिए फिर हम क्या बनाते हैं? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सो आते हैं मीनिंग पे।
बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट शोइंग द रीज़न और कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस इज़ नोन एज BRS। यानी वो स्टेटमेंट जो वो रीज़न और कॉज बताती है कि किस वजह से, कौन से ऐसे रीज़न रहे जिसमें कि हमारा बैलेंस जो है कैश बुक का बैंक की पासबुक के साथ टैली नहीं हुआ, मिसमैच हुआ। वो सारे रीजंस और कॉजेज़ हमें जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है उसके बनाने के बाद पता चलते हैं। कैसे बनती है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अच्छा, इसमें एक बड़ा ना कॉमन सा क्वेश्चन था, बहुत बार बच्चों ने मुझे पूछा कि सर जब बैंक में हम कोई पैसा जमा करवाते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो आपको एक मैसेज आता है आपके मोबाइल पे कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, कि आपके अकाउंट क्रेडिट किया गया, यानी आपके अकाउंट में पैसा जमा किया गया। तो बच्चे कहते हैं ये क्रेडिट क्यों आता है? क्योंकि बैंक तो रिसीवर है, डेबिट आना चाहिए, डेबिट द रिसीवर होता है, लेकिन उस क्रेडिट क्यों आता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, हम जो पैसा बैंक में जमा करवा रहे हैं हमारे लिए वो एक एसेट है। कैश हमारे लिए क्या है? एसेट। अगर हम बैंक में जमा कराएंगे तो वो हमारी लाइबिलिटी थोड़ी ना हो जाएगा, तब भी वो एसेट ही रहेगा, हम कभी भी बैंक से निकाल सकते हैं। तो कैश हमारा एसेट है। लेकिन एट द सेम टाइम जो कैश हमने बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक के लिए वो लाइबिलिटी है। आपने बैंक को पैसा दिया है, अब वो पैसा बैंक का थोड़ी ना है, वो तो आपका ही है, आप कभी भी निकाल सकते हो। तो बैंक के लिए वो एक लाइबिलिटी हो गई, क्योंकि बैंक को वो पैसा आपको वापस करना है। और आपको याद होगा कि लाइबिलिटीज़ का मैंने आपको रूल बताया था कि लाइबिलिटीज़ जब भी इंक्रीज़ होती हैं तो वो क्रेडिट होती हैं। जब जब लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी क्रेडिट होगी। मैंने आपको ट्रिक्स में भी बताया था कि लाइबिलिटीज़ की क्या रहती है अप्रोच, कि लाइबिलिटीज़ जब डिक्रीज़ होती हैं तो डेबिट, और जब इंक्रीज़ होती हैं तो क्रेडिट। लाइबिलिटीज़ अगर डिक्रीज़ हो रही हैं यानी कम हो रही हैं, माइनस, तो वो डेबिट होती हैं, और अगर इंक्रीज़ हो रही हैं यानी प्लस, तो वो क्या होती हैं? क्रेडिट। अब अगर आपने बैंक में पैसा जमा करवाया, मान लो ये बैंक की पासबुक है, तो जितना पैसा आप बैंक में जमा करवाओगे उतनी बैंक की लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। मान लो आपने 50,000 बैंक में जमा करवाया, तो बैंक की लाइबिलिटी कितनी हो गई? 50,000। अब ये 50,000 क्रेडिट में क्यों लिखा? क्योंकि लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ होती है तो हम इसको क्रेडिट करते हैं। ये मैं रूल्स में करवा चुका हूँ जो हमने जेनेंटिस की थी। अब मान लो मैंने 10,000 और जमा करवाया, तो अगेन बैंक की लाइबिलिटी और इंक्रीज़ हो जाएगी। पहले बैंक ने हमारा 50,000 देना था, अब 60,000 देना है। तो तब हम इसीलिए हमारे पास वो मैसेज आता है कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, कि आपका अकाउंट क्रेडिट हुआ। क्रेडिट क्यों हुआ? बैंक अपने एंड से क्यों बता रहा है कि क्रेडिट हुआ? क्योंकि बैंक के लिए हमारा दिया गया पैसा लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। ये हो गई एक चीज़ कि क्यों वहाँ लिखा आता है क्रेडिट। और जब हम पैसा बैंक से विड्रॉ करते हैं, अगेन मैसेज आता है योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड, तब वो अकाउंट डेबिट हो जाता है। अब मान लो हमारा 60,000 था, इसमें से 20,000 हमने डेबिट कर लिया, निकाल लिया। तो डेबिट क्यों आया? क्योंकि लाइबिलिटी बैंक की क्या हो गई? डिक्रीज़ हो गई। और मैंने कहा था जब भी लाइबिलिटी डिक्रीज़ होगी तो क्या होगा? डेबिट। क्योंकि 60,000 अगर हमने लेना था और 20,000 हमने निकाल लिया, तो बैंक की लाइबिलिटी क्या हो गई? बैंक की लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो गई। अब बैंक को हमें कितना देना है? बाकी का 40,000। 60 देना था, 20 हमने ले लिया, बाकी का 40,000। तो लाइबिलिटी आपकी 60 से 40 रहेगी। इसका मतलब बैंक की लाइबिलिटी डिक्रीज़ हुई, और जब भी लाइबिलिटी डिक्रीज़ होगी तो क्या होगी? डेबिट होगी। इसलिए ये लिखा आता है डेबिट या क्रेडिट। हमारे लिए जो पैसा हमने बैंक में जमा करवाया वो एसेट है, और बैंक के लिए वो क्या है? वो लाइबिलिटी है। चलिए, आई होप ये काफ़ी सारे बच्चों का क्वेश्चन था, क्लियर हो गया उनको। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है कि जो हमारी कैश बुक में जो हमारा बैलेंस शो हो रहा है और जो बैंक की पासबुक में बैलेंस शो हो रहा है, अगर दोनों मिसमैच कर रहे हैं तो उनको किस वजह से मिसमैच हो रहे हैं वो चेक करने के लिए हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। चलिए अब आते हैं आगे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि क्यों हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। इट ब्रिंग्स आउट एरर कमिटेड इन कैश बुक और पासबुक। कहता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने से हमें पता चलता है कि हमने कैश बुक में या बैंक की पासबुक में क्या एरर्स या मिस्टेक्स हुई हैं। जब हम वो बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या मिस्टेक्स हुई हैं, क्योंकि जितनी भी ट्रांजैक्शन की हैं जो बैंक कैश बुक में भी रिकॉर्ड है और बैंक की पासबुक में भी, उनको हमें दोबारा से उनको तो नहीं देखना, क्योंकि वो तो दोनों तरफ रिकॉर्ड हैं। हमें सिर्फ ढूंढनी ऐसी ट्रांजैक्शन जो सिर्फ एक जगह रिकॉर्ड हैं या जो गलत रिकॉर्डिंग की है हमने। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने से हमें जो कैश बुक में कोई गलती की है हमने या फिर कोई पासबुक में बैंक से कोई गलती हुई है, वो एरर हमें पता चल जाता है। सेकंड,
डिले इन क्लियरेंस ऑफ चेक डिपॉजिटेड इज नोन फ्रॉम BRS। मान लो कोई चेक हमें मिला था, हमने बैंक में जमा करवा दिया, लेकिन बैंक में वो पैसा क्लियर नहीं हुआ, वो चेक क्लियर नहीं हुआ। होता है कई बार कि जब हम बैंक में कोई चेक लगाते हैं तो पता चलता है कि हमारे अकाउंट में तो पैसा आया ही नहीं, वो चेक क्लियर ही नहीं हुआ या डिसऑनर्ड हो गया। तो क्यों डिसऑनर्ड हो गया, उसकी क्या वजह रही, उसके लिए भी हम जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं वो उसकी वजह से हमें ये भी पता चल जाता है कि क्यों कोई पेमेंट में हमारी डिले हुआ, क्यों हमारे अकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं हुआ या जमा नहीं हुआ। नेक्स्ट इज रेगुलर रिकॉन्सिलिएशन डिस्करेज एम्बेजलमेंट। तो अगर हम रेगुलर चेक करते रहेंगे अपनी पासबुक और कैश बुक के बैलेंसेस तो उसमें एम्बेजलमेंट यानी कुछ अगर कोई गड़बड़ी हेरा फेरी कोई कर रहा है तो वो भी चेक हो जाएंगी। इट हेल्प्स इन वेरीफाइंग द एक्यूरेसी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो कैश बुक में हमने एंट्रीज की हैं वो सही बनी है गलत। तो इट हेल्प्स इन वेरीफाइंग द एक्यूरेसी। कैश बुक में जो एक्यूरेसी है उसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर कुछ हमारी कैश बुक में कुछ गलत ट्रांजैक्शन हुई है तो हमारा कैश बुक और बैंक की जो पासबुक है उसका बैलेंस मैच नहीं करेगा। इट शोज़ एक्चुअल बैंक बैलेंस। और इसके बनाने से BRS यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने से हमें जो एक्चुअल बैंक बैलेंस है उसके बारे में पता चल जाता है। चलिए, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं कि क्यों हमारी जो कैश बुक और बैंक की पासबुक मिसमैच होती है। क्यों ऐसा होता है कि हमारा बैलेंस तो शो कर रहा है 1,50,000 लेकिन बैंक का जो पासबुक है उसका बैलेंस कुछ और ही शो कर रहा है। तो वो रीजंस क्या हैं, हम उन रीजंस पे आते हैं कि किन वजह से मिसमैच होगा। रीज़न ऑफ डिफरेंसेस ऑफ बैलेंसेस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। वो कौन से रीज़न हैं जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में डिफरेंस आता है। फर्स्ट इज डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग। एक तो हो गया टाइमिंग की वजह से डिफरेंस। सेकंड इज ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक, ऐसी ट्रांजैक्शन जो सिर्फ बैंक ने रिकॉर्ड की। थर्ड आगे एरर्स। अब इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग। टाइमिंग की वजह से डिफरेंस। अब वो टाइमिंग की वजह क्या रह सकती है। देखिए दोस्तों, हम कोई किसी को पेमेंट कर रहे हैं, मान लो मैंने किसी को कोई पेमेंट की आज की डेट में। अब जिस पर्सन को मैंने पेमेंट की, मान लो उसने बैंक में चेक 10 दिन के बाद लगाया या 15 दिन के बाद लगाया, तो हमारा जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। सपोज करो ये हमारी कैश बुक है, मैं एक ही साइड ले रहा हूँ, ये हमारी कैश बुक है और ये पासबुक है। ठीक है दोस्तों। अब मान लो स्टार्टिंग में हमारा जो बैलेंस था ये शो हो रहा था सेम, कि मेरी कैश बुक शो कर रही थी बैंक में 50,000 और बैंक में भी 50,000 ही था, स्टार्टिंग में सेम था। अब आते हैं उस रीजंस पे कि क्यों ये बैलेंस मिसमैच होते हैं। देखिए दोस्तों, सिंपल सा कि मान लो मैंने किसी को 10,000 की पेमेंट की, अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगा कि भाई मेरा जो 10,000 है यहाँ से वो कम हो जाएगा, 40,000 बचेगा। क्योंकि मुझे पता है कि अगर 10,000 की मैं चेक से पेमेंट कर रहा हूँ तो मेरी जो कैश बुक का बैंक कॉलम है उसमें 10,000 रुपया कम हो जाएगा। और मुझे पता है क्योंकि बैंक से भी होना है तो बैंक से भी वो 10,000 रुपया कम हो जाएगा, क्योंकि जब चेक बैंक में जाएगा तो माइनस होने के बाद वहाँ पर भी 40,000 ही बचेगा। लेकिन ऐसा कई बार नहीं होता। हमने किसी को पेमेंट कर दी 10,000 की, हमने अपनी कैश बुक अकॉर्डिंगली मेंटेन कर ली, हमने कैश बुक में 10,000 रुपये की पेमेंट शो कर दी कि 10,000 हमारा बैंक से निकल गया। लेकिन जिसको हमने पेमेंट की, सपोज करो उसने वो पैसा बैंक से नहीं निकाला। अब मान लो हम अप्रैल महीने की कैश बुक बना रहे हैं, हमने लास्ट में 25 या 26 अप्रैल को किसी को चेक दिया था, उसने अप्रैल महीने में ना चेक लगा के मई के महीने में लगाया और हम अप्रैल के महीने की बना रहे हैं अगर कैश बुक, तो अप्रैल में तो वो चेक क्लियर हुआ नहीं। इसका मतलब जो हमारा अप्रैल का बैलेंस है वो तो बैंक में कितना शो करेगा, 50,000। जबकि हम कैश बुक में जैसे हमने किसी को पेमेंट की, हमने अकॉर्डिंगली अपना बैलेंस कम कर लिया कि इतना पैसा हमारा बैंक से निकल जाएगा। लेकिन जिसने हमसे चेक लिया उसने अप्रैल महीने में ना चेक लगा के मई के महीने में लगाया, तो अप्रैल महीने में हमारे बैलेंसेस जो है वो मिसमैच हो गए। ये 40,000 शो कर रहा है, हम कह रहे हैं कि बैंक में 40,000 पड़ा हुआ है, लेकिन बैंक का बैलेंस बता रहा है 50,000। क्यों? क्योंकि जिसको हमने चेक दिया था उसने अप्रैल महीने में वो चेक लगाया ही नहीं। तो रीज़न एक ये हो गया कि हम किसी को पेमेंट करते हैं आज, लेकिन वो बैंक से चेक क्लियर करवाता है कुछ दिन के बाद। तो अगर हम उस दिन से पहले, जिस दिन उसने चेक लगाया उससे पहले अगर हम अपनी BRS बनाएं तो उसमें मिसमैच हो जाएगा कैश बुक और पासबुक में। एक रीज़न हो गया ये। दूसरा रीज़न, हम फिर से ये मान के चलते हैं कि मान लो कैश बुक और पासबुक दोनों सेम हैं,
कि 50-50 हज़ार के दोनों बैलेंस थे। अब सेकंड रीज़न है चेक डिपॉजिट। ये हमने बात की जब हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं। अब मान लो किसी ने हमें चेक दिया, हम क्या करेंगे, मान लो चेक किसी ने दिया, इसका मतलब हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। 50,000 था पहले, हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे कि भाई चेक आ गया है, तो हमारा बैंक बैलेंस 70,000 हो जाएगा जब हम बैंक में वो चेक लगा देंगे या चेक डिपॉजिट कर देंगे। तो हमने बैंक में चेक भेजा, अब मान लो कुछ वजहों से वो चेक हमारा क्लियर नहीं हुआ, कोई भी रीज़न रहा हो, लेकिन हमारे अकाउंट में वो पैसा नहीं आया। कैश बुक में तो हम अपना बैलेंस 70,000 शो कर चुके हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि बैंक में वो बैलेंस बढ़ा या नहीं बढ़ा। हमने तो चेक दे दिया, दे के वापस आ गए, लेकिन बैंक से हमें मान लो कोई इंटीमेशन नहीं मिली कि आपके चेक का क्या हुआ। तो हमारे अंदाज से तो 70,000 कैश बुक जो हमें बता रही है कि ये बैंक का बैलेंस है वो होना चाहिए, लेकिन बैंक का बैलेंस कितना शो कर रहा है, 50,000, क्योंकि वो 20,000 बैंक में वो चेक क्लियर ही नहीं हुआ। तो अगेन मिसमैच हो गया कि हमें कोई पेमेंट आई थी, किसी ने हमें पैसा दिया था चेक की फॉर्म में, हमने कैश बुक में अपना बैलेंस अकॉर्डिंगली मेंटेन कर लिया कि ये चेक आया है तो बैंक बैलेंस इंक्रीज़ होगा, हमने कैश बुक भी इंक्रीज़ कर दी। लेकिन चेक जब हमने बैंक में जमा करवाया, बैंक में वो चेक हमारे अकाउंट में नहीं आया, वो पैसा हमारे अकाउंट में जमा नहीं हुआ किसी भी रीज़न से। तो हमने कैश बुक अकॉर्डिंगली 20,000 इंक्रीज़ कर दी थी, लेकिन पासबुक में तो इंक्रीज़ हुई नहीं। तो ये दोनों बैलेंस क्या हो गए, मिसमैच हो गए। ये आ गया रीज़न नंबर सेकंड कि टाइमिंग की वजह से, कि किसी को हम चेक पे करते हैं या किसी से रिसिप्ट करते हैं, तो जब भी वो चेक है हमारे अकाउंट से क्लियर नहीं होता और हम अपनी कैश बुक में पहले से ही रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, तो उसकी वजह से मिसमैच होते हैं। ये आ गए दो रीज़न। नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक। अब देखिए दोस्तों, अगेन मैं वही एग्जांपल लेता हूं कि 50-50 हज़ार दोनों में बैलेंस शुरू में ठीक था, सेम था। अब कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो बैंक रिकॉर्ड कर रहा है, हमें पता ही नहीं है, जैसे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। अब बैंक, हम जो पैसा बैंक में जमा करवाते हैं उस पर बैंक हमें इंटरेस्ट भी देता है। अब मान लो कि बैंक ने हमें कोई इंटरेस्ट आया 500 रुपये का, और बैंक ने हमारे अकाउंट में वो इंटरेस्ट जमा कर दिया 500 रुपये। तो कई बार आपको ये पता नहीं चलता, अब बैंक ने जमा किया, आपको मैसेज नहीं आया, आपको नहीं पता बैंक ने आपके अकाउंट में कितना और अमाउंट क्रेडिट कर दिया। तो बैंक बैलेंस तो अपना पासबुक में तो बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक तो अपना बैलेंस इंक्रीज़ कर लेगा 50,500, लेकिन आपको तो पता ही नहीं कि 50,000 के साथ आपको इंटरेस्ट भी मिला है, तो आपका बैलेंस तो वही शो करेगा 50,000। तो रीज़न ये मिसमैच हो गया, क्योंकि बैंक की पासबुक बता रही है 50,500 और हमें उस 500 का पता ही नहीं है कि जो बैंक ने हमें इंटरेस्ट दे दिया है, तो ये बैलेंस शो कर रहा है 50,000। तो एक रीज़न ये भी हो गया कि बैंक हमारे अकाउंट में पैसा डाल देता है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, लेकिन हमें उसका इंटीमेशन नहीं मिलता, हमें उसका पता नहीं चलता और हमारा बैलेंस सेम पहले वाला ही रहता है और बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो जाता है। तो एक ये रीज़न है, यही रीज़न सारे रेक्टिफाई करने हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा कैसे करने हैं। तो एक रीज़न हो गया ये वाला भी। नेक्स्ट एक और रीज़न इसका क्या है, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। कई बार बैंक हमारे अकाउंट से कुछ इंटरेस्ट काट लेता है, कोई हमने लोन लिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है, उसका बैंक ने इंटरेस्ट काटा। अब मान लो जब बैंक इंटरेस्ट काटेगा, दोनों बैलेंस सेम थे, सपोज करो कि बैंक ने इंटरेस्ट काट लिया, 1,000 रुपये हमारा डिडक्ट कर लिया, तो हमारा बैलेंस कितना हो गया 49,000। लेकिन हमें अगेन नहीं पता, बैंक ने हमें इंटीमेट नहीं किया, हमें बताया नहीं, तो हमें अगर बताया नहीं तो हमारा बैलेंस तो वही रहेगा 50,000, और बैंक लेकिन कितना है, बैंक में बैलेंस 49,000। तो एक रीज़न ये भी हो गया कि बैंक कुछ पैसा काट लेता है लेकिन हमें इंटीमेट नहीं करता, या फिर हमें नहीं पता चलता बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो उसकी वजह से भी बैलेंस मिसमैच होता है। इन्हीं को हमें रेक्टिफाई करना है। नेक्स्ट इज डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। अगेन ये वही बात है कि जब भी हमारे अकाउंट में कोई पैसा आएगा, बैंक हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर देगा, यानी प्लस कर देगा। अब डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, भाई हमने कोई शेयर्स ले रखे हैं, उसमें हमें कोई डिविडेंड आया, डिविडेंड होता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का हिस्सा। तो जिस कंपनी के हमने शेयर खरीदे हैं उसने कुछ प्रॉफिट डिक्लेयर किया, उसमें कुछ हमारा भी हिस्सा आया, तो सपोज करो कि हमें 2,000 रुपये वहाँ से कोई प्रॉफिट हुआ, वो डिविडेंड आया, तो बैंक बैलेंस तो हो गया 52,000, लेकिन हमें इसके बारे में पता ही नहीं है कि बैंक ने हमारे अकाउंट में डिविडेंड भी डाला है, क्रेडिट किया है, जमा किया है, हमें तो पता ही नहीं है कैश बुक जो हमने मेंटेन की है। तो ये बैलेंस 50,000, वो 52,000, ये भी एक कारण है मिसमैच होने का। उसके बाद डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक। कई बार बैंक हमारी बिहाफ पे डायरेक्ट पेमेंट कर देता है, जैसे मान लो आपकी कोई EMI है, इंस्टॉलमेंट है, तो बैंक क्या करता है, अपने आप ही वो इंस्टॉलमेंट काट लेता है। अब मान लो बैंक ने कोई हमने लोन ले रखा था, बैंक ने अपनी कोई इंस्टॉलमेंट काट ली 5,000 और हमें इसके बारे में पता नहीं है, हमें नहीं पता चला, तो अल्टीमेटली हमने कैश बुक में उसको रिकॉर्ड नहीं किया,
तो अगेन दोनों क्या कर रहे हैं, मिसमैच कर रही हैं। एक रीज़न ये भी हो गया। उसके बाद डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक। कई बार क्या होता है कि हमारा जो कस्टमर है, हमने उसको कोई चीज़ बेची थी उधार में, उसने क्या किया, हमें पैसा नहीं दिया और वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब मान लो कस्टमर हमारे अकाउंट में 10,000 रुपया डिपॉजिट कर देता है, राइट, तो बैंक बैलेंस हमारा कितना हो गया, 60,000। लेकिन हमें इसके बारे में नहीं पता, हमें बैंक इंटीमेट नहीं करता या हमें पता नहीं चलता, तो ये बैलेंस तो कितना शो करेगा, 50,000। ये भी एक रीज़न है मिसमैच का। उसके बाद बिल कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर है दोस्तों, बेसिकली आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन इसमें इन शॉर्ट बता देता हूँ कि कई बार हम किसी को कोई चीज़ बेचते हैं तो उसे एक बिल बनवा लेते हैं, उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। वो सिर्फ एक एविडेंस होता है कि हमने किसी को उधार में चीज़ बेची है और उस जिसको बेची है वो इतने स्पेसिफिक पीरियड के अंदर हमें पेमेंट करेगा। अब वो बिल क्या करते हैं, हम बैंक में जमा करवा देते हैं। बैंक अपने एंड पे जब वो पीरियड, जितने पीरियड के लिए हमने उधार दिया है, वो पीरियड जब मैच्योर हो जाता है, बैंक उससे वो पैसा ले लेता है। तो जब वो बिल हमारा बैंक ने कलेक्ट कर लिया, मान लो आज हमने बिल दिया जिसकी मैच्योरिटी 2 महीने के बाद थी, कि किसी ने 2 महीने के बाद पेमेंट करनी थी, तो जब वो पेमेंट हमारी हो गई 2 महीने के बाद, तो हमारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। मान लो 10,000 का ही बिल था, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो गया, लेकिन हमें उसके बारे में बैंक ने बताया नहीं, तो हमारा कैश का बैलेंस सेम ही रहा। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो दीज आर द रीजंस कि क्यों हमारे जो बैलेंसेस हैं वो मिसमैच होते हैं। और लास्ट इज़ एरर्स। मैंने 3 बताए थे आपको, एक टाइमिंग हो गया, एक जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक, और तीसरा हो गया एरर। एरर का मतलब सिंपल यही है कि मान लो दोस्तों कि हमने बैंक में जमा करवाया 10,000, दोनों बैलेंस सेम हैं, दोनों बैलेंस सेम हैं, ये कैश का, ये कैश बुक का और ये पासबुक का। अब मान लो एरर्स क्या है, गलती, वो चाहे हम करें या बैंक से हो। मान लो मैंने 1,000 रुपया बैंक में जमा करवाया, मैं अकॉर्डिंगली बैलेंस इंक्रीज़ कर लूँगा 1,000 कि बैंक बैलेंस मेरा इंक्रीज़ होगा। लेकिन 10,000 कर लेते हैं, मान लो मैंने 10,000 रुपया जमा कराया और मेरा बैलेंस मैंने इंक्रीज़ कर दिया 60,000 कि मेरा बैंक का बैलेंस भी इतना इंक्रीज़ होगा। लेकिन कराया मैंने 10,000, लेकिन लिखा कितना, सिर्फ 1,000। उससे क्या हुआ, मेरा ये बैलेंस 51,000 है, लेकिन बैंक में एक्चुअल तो 10,000 गया ना, मैंने लिखा 1,000, चेक था, मान लो मैंने बैंक में भेजा, 10,000 का चेक था, बैंक में मैंने पूरा 10,000 का चेक ही दिया, लेकिन लिखने में गड़बड़ कर दी और 10 की जगह मैंने 1,000 लिख दिया। तो अल्टीमेटली क्या हो गया यहाँ पे 51,000, लेकिन बैंक तो पूरा मुझे अमाउंट दे रहा है, तो वहाँ 60,000। तो ये भी एक रीज़न है। यहाँ है गलती, मतलब हमारी कैश बुक से गलती हो सकती है या बैंक से भी कोई गलती हो सकती है। बैंक हमारा जो पैसा है, जितने का चेक उससे ज़्यादा दे दे या उससे कम दे दे, या कुछ किसी भी तरह की मिस्टेक है, वो बैंक भी कर सकता है और हम भी कर सकते हैं। तो अगर बैंक भी कोई मिस्टेक करता है तो उसको भी एरर्स ही बोलेंगे। तो किसी वजह से हमने अमाउंट कुछ और लिखा और बैंक में कुछ और जमा हुआ, या बैंक ने कुछ और दिया और हमने कुछ और लिखा, ये एरर्स होते हैं। तो इन एरर्स की वजह से भी हमारे बैलेंस मिसमैच होते हैं। तो इन शॉर्ट आपने आज ये सीखा कि जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, इससे हमें जो हमारे कैश बुक का बैंक कॉलम है उसका जो बैलेंस है और जो पासबुक का बैलेंस है, ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने से हमें ये पता चलता है कि क्यों हमारे दोनों बैलेंसेस मिसमैच कर रहे हैं। फिर हम उसको रेक्टिफाई करते हैं। तो BRS काजेस कि क्यों हुआ, और फिर उसको रेक्टिफिकेशन पे जोर देती कि किस तरह से हम काजेस निकाल सकते हैं कि एरर्स या जो भी रीजंस रहे हैं मिसमैचिंग के, और फिर हम कैसे उनको रेक्टिफाई करेंगे। अब इसका जो प्रैक्टिकल वर्क है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इनके ऊपर MCQs आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये जो थ्योरी पोर्शन है ये आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है। 10 सेकंड के लिए मैं हट रहा हूँ स्क्रीन से, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें पहले। आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो दोस्तों इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, हालांकि प्रैक्टिकल आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसको भी करेंगे। उसमें से आपने कुछ चीज़ें सीखनी है जिसके ऊपर रिलेटेड MCQs आपको पूछे जा सकते हैं। तो वो आपको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लें। कुछ भी अगर आपको इसमें डाउटफुल है कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।